हेलो एंड वेलकम मेरे नाइन्थ क्लास के भाई बहन देवियों और सज्जनों या फिर राक्षसों जो भी हो आप लोग का वेलकम है कंसेप्ट बड़ी चैनल पर। मैं हूं आपका बड़ी यानी आपका दोस्त आपका फ्रेंड। और ये नाइन्थ क्लास का फर्स्ट वीडियो है। वैसे तो ये चैनल का सेकंड वीडियो है लेकिन ये नाइन्थ क्लास का फर्स्ट वीडियो है। और माना कि मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि कंटेंट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जितना भी होता है 1000 पीस से तो ज़्यादा ही अच्छी मिलेगी। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन बाबा के यानी गुरुदेव के 3 हैं लॉज ऑफ मोशन, उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला फर्स्ट लॉ क्या था? पहला लॉ ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी अगर ये कोई बॉल है तो ये अभी अगर रेस्ट पे है, रेस्ट तो आपको पता है यानी रुका हुआ है, तो ये रेस्ट पर ही रहेगा या फिर ये मोशन में है यानी ये चल रहा है ऐसे 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 आगे की तरफ बढ़ रहा है इधर इधर या फिर इसी और आ रहा है। तो ये जिस स्पीड से यानी अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड से है तो ये 1 मीटर पर सेकेंड से ही हमेशा रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और इसी इधर वाला बॉल अगर ये रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक इस पर फोर्स ना लगे, या तो हम इसे रोके ना अपने हाथ से पैर से, या तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, तब तक ये रेस्ट पर ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहला लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है वो जो उसका इनिशियल स्टेट रहता है, इनिशियल स्टेट यानी जो शुरुआत में उसका स्टेट है, यानी अगर कोई बॉल है, कोई मार्बल जैसे हम ऐसे करते हैं ऐसे फेंकते हैं तो एक मार्बल आता है ना गोली, तो वो अगर रोल कर रहा है तो वो उसी स्टेट में हमेशा रहेगा जब तक क्या होता है, जब तक उस पर कोई बाहर से कुछ फोर्स नहीं लग रहा है। बाहर से फोर्स का मतलब आप कहेंगे कि बॉल तो रोल कर रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद तो ये रुक जाता है। तो न्यूटन साहब का तो लॉ गलत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लॉ कभी ये गलत नहीं होता है, क्योंकि जब भी बॉल रुकता है तो क्या होता है? बॉल रुकता है तो फ्रिक्शन के कारण रुकता है, और फ्रिक्शन भी क्या है? एक फोर्स। यानी कहने का यह मतलब है कि अगर किसी भी सरफेस में पे अगर हम कोई बॉल को छोड़ रहे हैं, यानी बॉल को अगर हम किक कर दिए, तो अगर वो रेंग रहा है एक तरफ से, हम मान लेते हैं अगर वो इस सरफेस पर ऐसे ऐसे आगे कुछ सेकंड बाद यहाँ आया, कुछ सेकंड बाद यहाँ आया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ये होना चाहिए कि जब तक अगर हम यहाँ पर कुछ फोर्स नहीं अप्लाई किए तो क्या होना चाहिए? ये बॉल एंडलेसली ये चलते रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ सेकंड बाद ये जाके रुक जाता है। तो क्या ये न्यूटन के लॉ के खिलाफ हुआ? नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर रुका ना तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन लगा, कुछ कुछ यहाँ पर लगा, कुछ यहाँ पर लगा। फ्रिक्शन क्या होता है? कोई भी मोशन अगर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट चैप्टर में आपने शायद पढ़ा होगा फ्रिक्शन क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता रहता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस के इरेगुलरिटी के कारण ये लगता है। जैसे कि ये अगर बॉल का सरफेस है, कोई भी सरफेस तो पूरा स्मूथ नहीं होता है, ये तो मालूम ही होगा। और ये अगर क्या कहते हैं, ये अगर ये सरफेस है, ये ठीक है, ये सरफेस को अगर हम लोग जूम करेंगे तो ऐसे होगा, ये बॉल होगा ऐसे। फील लेके पढ़ो, फील लेके, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में अटैच होते 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 रुकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी कारण से ये यहाँ पर रुकता है। तो आप कहेंगे अगर तब ये लोग काम कहाँ पर करेगा? अगर हमको देखना होगा कि हाँ सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, तो काम करे तो स्पेस को तो जानते ही होगे, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो अगर जैसे कि ये मैं हूँ और मेरे को यहाँ पर से अर्थ पर अगर कोई मान लो कोई बहुत बड़ा जाइंट आया, खली आया, मान लीजिए खली साहब आए और उठा के फेंक दी, अगर मैं समहाउ स्पेस में निकल गया तो अगर मैं जिस स्पीड से निकलूँगा उसी स्पीड से मैं ट्रैवल करते रहूँगा, हमेशा ट्रैवल करते रहूँगा। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जब तक मुझ पर कोई फोर्स ना लगे तब तक मैं ट्रैवल करूँगा। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम्पल हमेशा जिसका रीज़न पूछा जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई बस है, जैसे कि आप लोग स्कूल बस में जाते होंगे, तो यहाँ पर बस है और आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आप इसको ऊपर वाला को पकड़ कर खड़े हैं, तो अचानक से अगर ड्राइवर साहब ने यहाँ पर बैठे हुए, थोड़ी मेरी ड्राइंग पर मत जाइए, हाँ फील लेकर समझने की कोशिश करें। तो अगर ब्रेक मार दिया और ये बहुत स्पीड में चल रहा है, यानी बहुत स्पीड मतलब 30 या फिर 40, मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, तो अचानक से ब्रेक मारने पर, यानी अचानक से जीरो या फिर 10 पर आ जाने पर क्या होता है कि अचानक से गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकते ही अचानक से ब्रेक मारने पर क्या होता है, हम जो ऐसे थे वो हम कैसे हो जाते हैं, अचानक से हम आगे की तरफ धक्का खाते हैं, यानी
ऐसे आगे की तरफ गिरते होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा नीचे वाला बॉडी, ये क्या था, ये बस से अटैच है। ब्रेक, बस को मारा गया, बस को मारा गया यानी बस रुका, बस रुका तो यानी हमारा पैर जो अटैच्ड है वो तो रुक चुका है क्योंकि वो बस से अटैच है। लेकिन अपर वाला बॉडी जो अभी भी मोशन फील कर रहा था, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, तो वो क्या होगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा। वो आगे जाने की, अगर हम दो बॉडी पार्ट के रूप में इसको समझे कि ये दो बक्सा है, तो नीचे वाला बक्सा तो ब्रेक मारते ही रुक गया, लेकिन ऊपर वाला बक्सा अभी भी सोच रहा है कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में ही हूँ, मेरे को आगे ही जाना है, आगे ही जाना है। वो तो थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करेगा। ये सेम चीज़ को अगर हम ऐसे समझे कि एक और अच्छी तरीके से मान लीजिए, यहाँ पर बस है, सेम एग्जांपल है, लेकिन इसको हम अगर अपोजिट करें तो यही सिनेरियो को अपोजिट करें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं, अभी बस 0 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड में, अचानक से बस को स्पीड अप कर दिया गया 0 से 60 किलोमीटर या फिर 40, हालांकि ये तो अचानक से नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, लेकिन मान लीजिए 2-3 सेकंड में अचानक से ड्राइवर ने एकदम स्पीड कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि अगर हमको इसको दो पार्ट के रूप में अगर समझने की कोशिश करें, तो जो कि ये अटैच्ड है, ये बस के साथ अटैच्ड है, तो ये वाला सेक्शन क्या होगा, अचानक से होगा तो थोड़ा सा कोशिश करेगा ये भी साथ में मूव करने का, लेकिन ये क्या होगा, ये तो आपका अभी भी रेस्ट पे है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली इतना अटैच्ड नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम तो इसको लगेगा, तो ये थोड़ा सा रेस्ट है, तो ये रेस्ट पर रुकने की ही कोशिश करेगा। यानी ये अपना वो क्या था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, चाहे वो रेस्ट हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन का। तो ये अभी रेस्ट के स्टेट पर है, किस स्टेट पर, रेस्ट पे, तो ये क्या करेगा, कोशिश कि हम रेस्ट पे ही रहें। और ये नीचे वाला पार्ट क्या कोशिश करेगा कि हम रेस्ट पे ना रहें, हम मोशन पे जाए, तो ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और ये रुकने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, जैसे ही गाड़ी एकदम से शुरुआत होता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का, हमारा पैर अगर कार्टून रूप में, जैसे टॉम एंड जेरी में ये सब में क्या होता है, कार्टून की तरह थोड़ा बॉडी इधर उधर होते रहता है, अगर उस तरह से समझे तो हमारा बॉडी एकदम से पीछे होने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट आगे ऐसे बस के साथ जाने की कोशिश करेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि ऊपर वाला बॉडी अभी रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, और नीचे वाला बॉडी क्योंकि वो कंटेक्ट है में है तो वो रेस्ट में रहना चाह रहा है, लेकिन आखिर कांटेक्ट में है तो थोड़ा सा उस पर भी लग गया है फोर्स। तो यही बात होती है, इसी कारण से ये फील होता है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया कुछ नहीं होता है, इनर्शिया में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये बस बॉडी की प्रॉपर्टी है। ये कोई बॉडी है, ये स्क्वायर मतलब सर्कल शेप का बॉडी है, ये स्क्वायर शेप का बॉडी है, और ये सर्कल शेप का बॉडी, तो बस इसका बॉडी का ये प्रॉपर्टी है कि वो जिस स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट के स्टेट में है या फिर वो मोशन के स्टेट में, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है अनटिल एंड अनलेस कोई फोर्स उस पर एक्ट करे। कहने का मतलब जैसे कि कोई फुटबॉल ग्राउंड में पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको फुटबॉल मान लेते हैं, तो ये इसी स्टेट में रहेगा हमेशा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। तो यही इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। और इनर्शिया कितने तरह के होते हैं, एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी आपके बुक में दिया होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ, ये देखो, रेस्ट, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन, और फिर हो गया, एक हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। प्लीज़ मेरे हैंडराइटिंग को कृपया करके नज़रअंदाज किया जाए, थोड़ी ख़राब है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो क्या मतलब हुआ, यानी रेस्ट, रेस्ट का मतलब कि अगर बॉडी कोई रेस्ट पर है, मैंने क्या बोला, इनर्शिया क्या होता है, बॉडी की प्रॉपर्टी रहती है जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, इसी को इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब अगर ये बॉल रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसे कि अगर मैं इस पर लात ऐसे उठा के इस पर लात ना मारूँ, या फिर इस पर अगर हॉकी का बॉल है तो हॉकी की स्टिक से ना मारूँ, तो तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे कि वो बच्चे लोग का गाड़ी नहीं होता है जिसमें ऐसा टॉय टाइप का जिसको हाथ में ऐसे लेके ऐसे फेंका जाता है, तो अगर वो है तो वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आपने अगर बचपन में इससे खेला होगा, जो कि मैं जानता हूँ हर लोग खेले होंगे, तो ये क्या होता है, थोड़ी दूर जाके रुकता है। क्यों, ये फ्रिक्शन के कारण रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, अगर ये इसका टायर स्मूथ रहता है, इसका ये स्मूथ रहता, तो कोई फोर्स नहीं लगता। अगर कोई फोर्स नहीं लगता तो ये जो है गाड़ी, ये हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जब तक आप इसे किसी और फोर्स से नहीं रोकते। लेकिन क्योंकि ये फ्रिक्शन वाला फोर्स है तो ये चलेगा। और फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का बस एक सिंपल सा आपको समझने का
तरीका मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर गाड़ी में जा रहे हैं और मान लीजिए हम लोग पार्टी करने गए। चलिए कोई, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, रुक जाओ भाई थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ और यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है। और मैंने इधर से शार्प टर्न लिया, शार्प टर्न लिया तो क्या होगा, अगर यहाँ पर आगे अगर फील लेके थोड़ा और गौर से समझे, और यहाँ पर आप बैठे हैं, तो मैं जैसे ही इधर शार्प टर्न लूँगा, मैं इधर गाड़ी को घुमाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका बॉडी जो है वो तो अभी भी इधर ही रहने की कोशिश करेगा, यानी उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। तो आपका क्या होगा, आप इधर होंगे लेकिन गाड़ी इधर होगी। तो इसी कारण से आप देखिएगा, जिस जिस तरफ अगर टर्न लिया जाता है, अगर शार्प टर्न एकदम से ले लिया जाता है, तो आप इधर होने की कोशिश करिएगा। यानी अगर गाड़ी ये है और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो जैसे ही शार्प टर्न हुआ तो आप गाड़ी के इस साइड में टकरा जाएंगे, ठीक है। आप बस में बैठे हैं तो बस के इस ओर टकरा जाएंगे। अगर इधर शार्प टर्न लिया जाएगा, अगर इधर शार्प टर्न लिया जाएगा तो आप इधर हो जाएंगे, यानी आप इधर टकरा जाएंगे। तो यही होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, इनर्शिया क्या होता है, ये क्या होता है, क्योंकि ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगर और डिटेल में पढ़ना होगा तो कमेंट कर देना, मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना है इस सबको, तो जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पढ़ा दूंगा अगर कमेंट कर दोगे तो। फिर अभी सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ में हमें ये पता चलता है कि फोर्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और इससे भी हमें फेमस इक्वेशन निकलता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो फर्स्ट चैप्टर में आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी जानते होंगे, मास क्या होता है ये भी जानते होंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया, तो एक क्वांटिटी होती है पी, पी क्या हुआ, मोमेंटम। ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इतने अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। अगर कमेंट कर दोगे तो एक अगले वीडियो में सिर्फ इसी को समझा दूंगा, मोमेंटम या सेकेंड लॉ डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम अगर मान लीजिए कोई बुलेट जा रहा है, तो हम बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, उसका जो मास होगा लेट से 5 ग्राम, जो भी होगा 5 ग्राम, और जितनी स्पीड से चल रहा होगा वो उसको मोमेंटम। ये कहते हैं कि किसी चीज़ को इसका मोमेंटम बहुत अच्छा है, ये बच्चे का मोमेंटम बहुत अच्छा है, ये आगे कुछ बड़ा करेगा, तो क्या कहते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी इसका जो मास है और इसका वेलोसिटी होगा, कुछ भी होगा, लेट से 500 मीटर पर सेकेंड जो भी होगा, ये इसका वेलोसिटी है। तो मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ये कहते हैं। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और चेंज किसको कहते हैं, चेंज क्या कहेंगे, आपका अगर मेरे अंदर कुछ चेंज आया, यानी मैं पहले जो था उससे अब अलग हो गया, यानी पहले अगर मैं मोटा था तो अब क्या हो गया, मतलब पहले अगर मैं पतला था तो अब क्या हो गया, मैं मोटा हो गया हूँ, यानी मैं पतला वाला ये हूँ। तो ये क्या हुआ, ये हुआ था ये पहले वाला चीज़, यानी ये पहले है और ये अभी हूँ मैं। तो क्या है, ये चेंज हुआ मेरे अंदर में। तो वही चीज़ होती है चेंज, मतलब चेंज। तो पी एम वी, तो आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या जानते हैं, एम यू जानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को एम यू कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी को वी से। तो चेंज का मतलब यही हुआ, यानी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब, रेट मतलब क्या होता है, कितने समय में, रेट का यही पर फिजिक्स में रेट मतलब टाइम से डिवाइड हो रहा है। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों में से अगर एम कॉमन लिए तो क्या होगा, वी माइनस यू बाई टी। अब वी माइनस यू बाई टी को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन का लग रहा है ये फॉर्मूला। तो क्या होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन यानी डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब चेंज, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा साइन चेंज को डिनोट करता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। यानी ये किसका फॉर्मूला हो गया, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम को ही हम फोर्स कहते हैं। यानी ये जो है इसी को हम लोग चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कहते हैं। यही हमारा सेकेंड लॉ मेनली डिस्कस करता है। अगर आपको डिटेल में समझना है इसको एग्जांपल के साथ तो डिटेल लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसको समझा दूंगा सेकेंड लॉ को। अब थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ ये बताता है कि अगर हम किसी चीज़ को मतलब एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन, ये कहना चाहता है थर्ड लॉ। यानी क्या है कि अगर हम किसी बॉक्स पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो बॉक्स वापस से मेरे पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए। अगर अगर ये मान लीजिए ये आपका दोस्त है, आपने इसको थप्पड़ मारा,
ठीक है। तो थप्पड़ मारा, अगर 1 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है तो वापस से आप पर भी 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन अब आप कहोगे कि अगर मैंने इसको थप्पड़ मारा, इसको तो चोट लग रही है, मेरे को क्यों नहीं लग रही है, यानी ये तो लॉ गलत है। लेकिन ये लॉ थोड़ी ना गलत है, 1 न्यूटन आपको भी लग रहा है। ध्यान से सोचिए, मेरे हाथ पर जो नर्वस सिस्टम जो भी होगा, ये बायो वाली बात है, उतनी ध्यान से तो पता नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो फेस पर अगर किसी को मारते हैं तो ज़्यादा दर्द होता है हाथ पर मारने से, इसलिए इसको ज़्यादा दर्द होगा। इधर भी आपके हाथ पर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके फेस पर ज़्यादा फोर्स तो सेम ही लग रहा है, लेकिन जो ब्रेन के साथ जो इसका जो है कनेक्शन ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़्यादा पता चल रहा है। तो यानी अगर आपका दोस्त कंप्लेन करने जाए सर के पास तो आप ये कह सकते हैं कि सर मेरे को तो सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि मैंने जो मारा जिस फोर्स के साथ, उसी फोर्स के साथ इसके गाल ने वापस से मेरे पर रिएक्ट किया। और फिर इसी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है एग्जाम में, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, इसको प्लीज़ ध्यान से इसको नोटिस करें, मतलब इसको पढ़ने की कोशिश करें। एक्शन रिएक्शन पेयर वाला बात आ जाता है कि जैसे कि एक्शन रिएक्शन क्या हुआ, मैंने कुछ एक्शन किया, उसका मुझे वो वापस से रिएक्शन सेम ही आया। मान लीजिए आप कोई बोट पर अगर कभी ट्रैवल किए होंगे, गांव में हालांकि बहुत होते हैं हर नदी के पास, तो आप जैसे इस नाव से अगर आपने यहाँ पर आपने इस पर से कूदने की कोशिश किया, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान ना दे, तो आपने इस पर से कूदने की कोशिश किया, तो आप क्या कहते हैं, ये पीछे वाला पैर से इस पर, ये जो आपका पैर है वो इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर फोर्स लगा के आप इस पर कूदना चाहते हैं, तो इस पर जैसे ही फोर्स लगाया तो ये तो आपका एक्शन हो गया, ये आपका एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या हुआ, ये बोट आप पर वापस से इधर से फोर्स लगाया, लेट से आपने पैर से लगाया 1 न्यूटन फोर्स, मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये बोट आप पर वापस से 1 न्यूटन फोर्स लगाता है, बोट वापस से, तो इसी को एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। एक बहुत अच्छा इसी के कारण से क्या क्या होता है, जैसे कि रॉकेट उड़ता है, रॉकेट कैसे उड़ता है, मान लीजिए ये रॉकेट है, ये क्या लगाएगा, ये मान लीजिए 1000 न्यूटन जब इसका फ्यूल बर्न होगा तो अगर फायर निकले तो उस फायर से ये ज़मीन पर 1000 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा है तो ज़मीन भी वापस इस पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इसी को एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो फील आएगी, और फिजिक्स की फील लेना बहुत ज़रूरी होती है, तो आप कृपया करके थोड़ा सा सपोर्ट दिखा के क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं डिटेल में पढ़ाने के लिए, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका बडी हूँ, बडी मतलब दोस्त, यार दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए, ये अच्छे दोस्त की खूबी होती है। तो हालांकि मुझे लगता नहीं तुम लोग हो, फिर भी कर देना लाइक, सब्सक्राइब हो सके तो कर देना, लेकिन कमेंट करने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा, कमेंट ज़रूर करना। कैसा लगा वीडियो, मेरी टीचिंग क्वालिटी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी ख़राब थी या आवाज़ की क्वालिटी ख़राब है, जो भी है उसके लिए कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।